तो पिछली क्लासेस में आप लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण की गति को समझा, जिसको लॉरेंज बल कहते थे। चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल और उसका प्रभाव ये समझा, उसको भी लॉरेंज बल कहते हैं, लेकिन इन दोनों के प्रभाव अलग अलग है। आपने उन दोनों में डिफरेंस और इक्वलिटीज मतलब समानताएं और असमानताएं लिखी होगी। हमने बताई थी आपको 2 समानताएं और 2 असमानताएं। तो अब यदि हमें एक चुंबकीय क्षेत्र दिया है, देखो हमने आपको बताया था चुंबकीय क्षेत्र को हम 2 प्रकार से शो कर सकते हैं। एक, यदि कोई स्थायी चुंबक है, ये इसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, और एक कोई धारावाही चालक है, तो इसके परितः ये चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों ही चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, दोनों में एक समान विशेषताएं दिखती हैं, दोनों ही गतिमान आवेश को प्रभावित करते हैं। इसको स्थायी चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं और इसको अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि ये स्थायी चुंबक है और ये जब तक इसमें करंट फ्लो होती रहेगी तो ये चुंबक की भांति व्यवहार करता रहेगा। जैसे ही इसमें करंट फ्लो होना बंद होगी, इसका परितः चुंबकीय क्षेत्र भी फिर नहीं रहेगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र हो चाहे ये चुंबकीय क्षेत्र हो, दोनों ही एक समान व्यवहार करते हैं। पिछले प्रश्नों में आपने देखा कि जब भी कोई गतिमान आवेश, माना कि इलेक्ट्रॉन, किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार इस पर एक बल क्रियाशील हो जाता है और ये ऐसे ऐसे इसके परितः ये ऐसी वृत्तीय गति करने लगता है। यहां भी यदि यहां से कोई गतिमान आवेश प्रवेश होगा तो वो भी इसके परितः ऐसे वृत्तीय गति करने लगता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इस बल का नाम होता है लॉरेंज बल और इसका मान होता है QBE। यदि हम इस चुंबकीय क्षेत्र में एक गतिमान नहीं, धारावाही विद्युतीय चालक को रखते हैं, कोई तार हमने यहां रखा, कोई छड़ हमने यहां रखी जिसमें करंट फ्लो हो रही है, तो ये छड़ जैसे ही आप यहां रखेंगे और ये चुंबकीय क्षेत्र इस पर बाहर की ओर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बाहर की ओर एक बल आरोपित करेगा और ये छड़ पूरी की पूरी ऐसे मूव करेगी, इस चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकलने का प्रयास करेगी। तो गतिमान आवेश तो वहीं पे ट्रैक होकर घूमने लगता है, लेकिन धारावाही चालक उस चुंबकीय क्षेत्र से बाहर आने का प्रयास करती है। आ पाए चाहे ना आ पाए, ये अलग अलग बातों पर डिपेंड करती है, लेकिन उस पर जो बल लगता है वो उसको बाहर की ओर फेंकने का प्रयास करता है। ठीक है, इतना हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे देखिए, आगे से हम ये स्थायी चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए इन चुंबक को नहीं बनाया करेंगे, हम केवल इस प्रकार से बनाया करेंगे। ये एक स्थायी चुंबकीय क्षेत्र है। आप मन में कल्पना कर लेंगे कि यहाँ पर N ध्रुव होगा और यहाँ पर S ध्रुव होगा, उसको बनाने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये एक स्थायी चुंबकीय क्षेत्र है। अब इस स्थायी चुंबकीय क्षेत्र में हमने 2 बातें स्टडी की है। यदि एक गतिमान आवेश आता है तो वो इसके परितः ऐसे वृत्तीय गति करने लगता है, और यदि एक धारावाही चालक आता है तो ये उसको ऐसे बाहर फेंकने का प्रयास करता है। ये 2 चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब इस टॉपिक में हमें ये समझना है कि यदि ये गतिमान आवेश ऐसा सीधा ना आकर इस प्रकार से आए, कोई एंगल बनाता हुआ यदि गतिमान आवेश आता है, तो फिर वो उसका क्या होगा, वो किस प्रकार से ये तो पक्का है कि वृत्तीय गति करेगा, क्योंकि हमने ये बात अच्छी तरीके से याद कर ली है कि चुंबकीय क्षेत्र में जब भी कोई गतिमान आवेश आएगा तो उसको घूमना ही पड़ेगा। ठीक है, वो वृत्तीय गति ही करेगा। अब ये वृत्तीय गति जब करेगा तो जब ये इस प्रकार से किसी एंगल से कोई गतिमान आवेश आएगा तो इसको भी घूमना पड़ेगा, लेकिन ये किस प्रकार से घूमेगा इसको हमें इस प्रश्न में देखना है। तो ध्यान से देखो, ये ऐसी डायरेक्शन में कोई एंगल बनाते हुए सीधा नहीं आ रहा है गतिमान आवेश, तिरछा किसी एंगल को बनाते हुए यहां से कोई गतिमान आवेश आता है
तो ये जिस डायरेक्शन में आता है, आपने 11th में पढ़ा है, द्विविमीय गति। जब भी कोई वस्तु इस प्रकार से गति करती है तो इसकी गति वास्तव में दो दिशाओं में हो रही होती है। ये वाली गति आगे की ओर भी हो रही है और ऊपर की ओर भी हो रही है। ये जो डायरेक्शन है गति की, ये डायरेक्शन आगे की ओर भी है और ऊपर की ओर भी है। कोई व्यक्ति जब सीढ़ियों पर चढ़ता है, तो वास्तव वो आगे भी जा रहा होता है और ऊपर भी जा रहा होता है। तो ये गति जो होती है वो दो डायरेक्शन में होती है। यदि ये थीटा एंगल है और ये v वेग से गति कर रहा है, तो ये v का ये वाला मान अलग होगा और ये वाला मान अलग होगा। ये सब आपने 11वीं में पढ़ा हुआ है जो विमीय गति है। इस v का ये वाला मान होता है v cos थीटा और ये वाला मान होता है, ठीक है। तो ये जब कोई आवेशित कण इस प्रकार से कोई एंगल बनाते हुए गति करता है तो ये वास्तव में यहां भी जा रहा है और यहां भी जा रहा है। तो ये यहां जो जा रहा है इसका मान है v cos थीटा और ये वाला जो फैक्टर है इसका मान है v sin थीटा। ये समझ में आता है? तो जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण कोई कोण बनाते हुए प्रवेश करता है तो वास्तव में उसकी गति के दो घटक होते हैं, एक क्षैतिज मतलब सामने की ओर v cos थीटा और एक ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर v sin थीटा। ठीक है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम ये कहता है कि धारा की दिशा ऊपर की ओर होनी चाहिए। धारा की दिशा ऊपर की ओर है मतलब ये बताओ इसमें ये डायरेक्शन कौन व्यक्त कर रहा है? ऊपर की ओर वाली डायरेक्शन व्यक्त करता है v sin थीटा। ठीक है। ऊपर की ओर डायरेक्शन धारा की होती है वो इसमें व्यक्त करता है v sin थीटा। तो इस वाले फैक्टर पे बल लगेगा आगे की ओर। ये मध्यमा हमें बताती है कि ये बल लगेगा आगे की ओर, मतलब ये वाला जो बल है, ये वाला जो वेग है वो इस कण को गोल गोल घुमाएगा, गोल गोल घुमाएगा। और ये वाला जो वेग है वो इस कण को आगे बढ़ाएगा क्योंकि दिशा कहां पर है इसकी डायरेक्शन आगे की ओर है। तो याद रखो जब भी कोई गतिमान आवेश कोई कोण बनाते हुए चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसके दो प्रकार के प्रभाव होते हैं। पहला वो गोल गोल भी घूमता है और दूसरा वो आगे भी बढ़ता है क्योंकि इस बल के दो फैक्टर हैं, एक ऊपर की ओर एक आगे की ओर। तो ये वाला फैक्टर जो ऊर्ध्वाधर है वो उसको गोल गोल घुमाता है और ये वाला फैक्टर जो सामने की ओर है वो उसको आगे बढ़ाता है। तो फिर क्या होगा? एक ऐसी वस्तु जो गोल भी घूम रही है और आगे भी बढ़ रही है उसकी प्रदर्शन कैसे करेंगे? देखो ये जो इस प्रकार से जाएगा तो ये ऐसे आगे भी जाएगा गोल भी घूमेगा, ये प्रभाव होगा। ये समझ में आया? ये दो प्रकार की गति हो रही है, आगे भी जा रहा है यहां से यहां भी आ गया और गोल गोल भी घूम रहा है। ये समझ में आया? तो इस गति का नाम होता है वर्तुल गति या हेलिक्स मोशन। हेलिक्स मतलब वर्तुल गति। तो जब निष्कर्ष केवल एक लाइन का है, हमें ये बात याद रखनी है कि जब भी कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई कोण बनाते हुए प्रवेश करता है तो उसकी गति पर दो प्रभाव पड़ते हैं। पहला वो आगे की ओर बढ़ता है और दूसरा वो गोल गोल घूमता है। अब परीक्षा में क्वेश्चन 1 नंबर आप कैसे पूछ सकते हैं? आगे की ओर बढ़ने का काम कौन सा घटक करता है? v sin थीटा या v cos थीटा? इस कण को आगे कौन बढ़ा रहा है? तो आगे बढ़ा रहा है v cos थीटा। और इसको घातीय गति कौन करवा रहा है? v sin थीटा। ठीक है। तो क्योंकि दो प्रकार के इफेक्ट हैं, दो प्रकार के घटक हैं, इसलिए दो प्रकार का प्रभाव होगा। ये वाला घटक आगे बढ़ाएगा, ये वाला घटक उसको गोल गोल घुमाएगा। ठीक है। तो इस पर लगने वाला बल, इस कण पे जो बल लगेगा उसको हम नाम दे चुके हैं पहले ही। उस बल का नाम होता है लॉरेंज बल और उसका मान होता है QVT।
इस कण पर बल कौन सा लगेगा, लॉरेंज बल, उसका मान क्या होगा QVB। वो बल क्या काम करेगा, तो आंसर वो बल 2 काम करेगा, आगे बढ़ाएगा क्योंकि V cos थीटा है, और गोल गोल घुमाएगा क्योंकि V sin थीटा है, दोनों चीजें हैं इसके पास, ठीक है। तो QVB ये इस बल का मान होगा। तो ये बताओ यहाँ पे V का मान कितना लिखा जाएगा, V का मान क्या लिखा जाएगा, तो लॉरेंज बल में V की जगह पे लिखा जाएगा V sin थीटा, क्योंकि गोल गोल घुमाने वाला काम जो चुंबकीय क्षेत्र करता है वो इसका मुख्य कार्य है, और वो वाला काम कर रहा है V sin थीटा, इसलिए लॉरेंज बल का सही मान हुआ QVB sin थीटा, ठीक है। अब परीक्षा में खाली स्थान में आता है लॉरेंज बल का मान खाली स्थान होता है, तो हम QVB भरेंगे कि QVB sin थीटा भरेंगे। तो आप कोई भर सकते हो, दोनों सही है। यदि कोई आवेशित कण लंबवत मतलब सीधा प्रवेश करता है चुंबकीय क्षेत्र में, तो वहीं के वहीं खड़ा खड़ा गोल गोल घूमने लगेगा, लेकिन अगर कोई कण तिरछा प्रवेश करता है तो गोल गोल घूमते घूमते वो आगे भी बढ़ेगा। QVB होगा या QVB sin थीटा होगा, ये किस पर डिपेंड करता है कि आवेशित कण कैसे आया है, सीधा आया है या कोई एंगल बनाते हुए आया है, ठीक है। तो इसको हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, नोट कर लिया आपने। अब हमारा प्रश्न ये है कि यदि यहां से ये कण 40 की स्पीड से आया था, ये कण जब यहाँ प्रवेश किया था तो इसकी स्पीड 40 थी, और जब ये ऐसे चक्कर लगा के और आगे बढ़ के इस क्षेत्र से बाहर निकलेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, आपके पास 3 ऑप्शन है। इसकी स्पीड कम हो जाएगी, मान लो कि 30 हो जाएगी, इसकी स्पीड वही रहेगी मतलब 40 रहेगी, या इसकी स्पीड बढ़ जाएगी मतलब 50 हो जाएगी। इन 3 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आप सही टिक करेंगे? सर 30। 30, ठीक है। और वही रहे सर 30। सर वही रहे, मतलब उसकी स्पीड कम हो जाएगी। नहीं सर, हाँ, तो आप बताओ। सर वही रहेगी सर, नहीं कुछ नहीं, वही रहेगी सर। चलो ठीक है, सर सब लोग हमारी बात 40 सुनो। रहेगी, वही रहेगी। अब सब हमारी बात सुनो ध्यान से, अब कोई बीच में नहीं बोलेगा, सबने अपने अपने आंसर दे लिए। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था, 2 बातें नोट कराई थी कि जब भी कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वो वृत्तीय गति करता है, और जब भी कोई कण विद्युतीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी स्पीड बढ़ती है। तो यहाँ पर कंडीशन कौन सी है, यहाँ पर ये आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, न कि विद्युतीय क्षेत्र में। तो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने के कारण इसकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, जितनी स्पीड से ये आया था उतनी ही स्पीड क्षेत्र के बाहर निकलेगा। तो 30 इज रॉन्ग, सही आंसर है 40। यदि ये 40 की स्पीड से आया था तो 40 की स्पीड से ही क्षेत्र के बाहर जाएगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र केवल क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उस कण के लिए वृत्तीय गति करवाता है, और विद्युतीय क्षेत्र क्या करता है, विद्युतीय क्षेत्र किसी कण की स्पीड को बढ़ाता है। फिर से देखो, ये एक विद्युतीय क्षेत्र है। अब आगे से हम इसको भी ऐसे बनाया करेंगे। यदि ये विद्युतीय क्षेत्र है तो आप ये समझ जाओगे कि यहाँ पॉजिटिव प्लेट है और यहाँ नेगेटिव प्लेट है। इसमें यदि कोई आवेशित कण प्रवेश करेगा तो क्या ये ऐसे हेलिक्स मोशन करेगा? हेलिक्स मोशन नहीं करेगा, क्योंकि विद्युतीय क्षेत्र गोल गोल नहीं घुमाता है, वो क्या करता है, केवल स्पीड को बढ़ाता है। तो ये आवेशित कण 40 की स्पीड से आया था तो 50, 60, 70, 80, 90, 20, 90, 100 और ये स्पीड बढ़ाएगा, ठीक है। यदि ये पॉजिटिव आवेश है इसके ऊपर, किसी कण के ऊपर, और ये प्लस प्लेट है और ये माइनस प्लेट, तो इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, माइनस की ओर लगेगा। तो ये माइनस की ओर जाना चाहता है, तो 40 की स्पीड से आया था तो 50, 60, 70, 80, 90 और यहाँ आते आते उसकी स्पीड 100 हो जाएगी, लेकिन वो हेलिक्स मोशन नहीं करेगा।
दोनों बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि इसके बाद जो हमें टॉपिक देखना है वो है साइक्लोट्रॉन, और साइक्लोट्रॉन का जो प्रिंसिपल है वो इन्हीं दोनों बातों पर डिपेंड है कि जब भी कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, जब भी कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वो वृत्तीय गति करता है, उसकी स्पीड नहीं बढ़ती। लेकिन जब भी कोई आवेशित कण विद्युतीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी स्पीड बढ़ती है, वो हेलिक्स मोशन नहीं करता, वृत्तीय गति नहीं करता। नोट भी किया था आपने पहले, हम नोट कराया था आपको कि विद्युतीय क्षेत्र वेग को बढ़ाता है और चुंबकीय क्षेत्र वृत्तीय गति कराता है। दोनों बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। अब बहुत जल्दी से आपको हम बता दें, पिछली क्लास में हमने एक क्वेश्चन आपसे किया था कि उत्तर ध्रुवीय ज्योति जो अलास्का के ऊपर, कनाडा के उत्तरी कनाडा के ऊपर आकाश में, या ऑस्ट्रेलिया के पास दक्षिण ध्रुव के ऊपर आकाश में हमें रंग बिरंगी रोशनी दिखाई देती है, उसका कारण क्या है? कई लोगों ने, आप लोगों ने आंसर भेजे हैं, कई लोगों के आंसर सही भी हैं, ठीक है, लेकिन उतना स्पष्ट समझ में नहीं आता, फिर भी हम बताते हैं आपको। देखो अभी अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे कि पृथ्वी स्वयं भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है, पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो ये पृथ्वी है, यहां मान लो इसका उत्तरी ध्रुव है और यहाँ इसका दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो जब पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करेगी तो इसका भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, और चुंबकीय क्षेत्र हमेशा N से S की ओर होता है। तो ये चुंबक की बल रेखाएं ये N से दूर जा रही है, ये पृथ्वी की बल रेखाएं, और ये ऐसे कहीं दूर से घूम के यहाँ पे S के पास आ जाएंगी, ये वाली बल घूम के ऐसे इसके पास आ जाएगी। ये समझ में आया? पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है, क्यों करती है, कहां से आता है, हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये मान लेते हैं पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है, इसलिए पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर, N ध्रुव पर और S ध्रुव पर इसका प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। हमने आपको बताया था कि चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व ज्यादा प्रबल होता है, मध्य वाले भाग में उतना प्रबल नहीं होता। तो यहाँ पे ज्यादा प्रबल क्षेत्र है और यहाँ पे ज्यादा प्रबल क्षेत्र है, इसलिए जो भी घटना थी जो कहाँ दिखेगी, जो भी घटना होगी वो केवल ध्रुवों पर दिखेगी, बीच में क्यों नहीं दिखती? क्योंकि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उतना शक्तिशाली नहीं होता, ठीक है। तो ध्रुवों पे चुंबकीय क्षेत्र शक्तिशाली है, इसलिए जो भी घटना आपको आकार दिखेगी वो ध्रुवों में दिखेगी। चलो एक बात तो क्लियर हो गई, ये चुंबक का क्षेत्र N से जाके कहीं से घूम के ऐसे S तक आके मिल जाता है। यहां पर सूर्य है, ये पृथ्वी से काफी बड़ा होता है सूर्य, और बहुत दूर होने के कारण हमें छोटा दिखाई देता है ना। तो ठीक है, ये सूर्य है, सूर्य के अंदर 10वीं में आपने पढ़ा होगा लगातार नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन की अभिक्रियाएं होती रहती है। हीलियम हाइड्रोजन बनता है, हाइड्रोजन से हीलियम बनता है, इतनी ज्यादा ऊर्जा उसके अंदर उत्पन्न होती है कि उस ऊर्जा के कारण लगातार विस्फोट होते रहते हैं। सूर्य के केंद्र में, किसी भी चीज के केंद्र को क्रोड कहते हैं, तो सूर्य के क्रोड में लगातार एक्सप्लोजन्स होते रहते हैं, विस्फोट होते रहते हैं। तो ये विस्फोट से कभी कभी सूर्य का कुछ मटेरियल ऐसे आकाश में दूर फेंक दिया जाता है। एक बहुत तेज विस्फोट हुआ और थोड़ा सा उसका मटेरियल जो है उसमें से बाहर फेंक दिया गया। बहुत समय पहले ऐसा ही हुआ था, सूर्य से एक टुकड़ा मटेरियल का बाहर निकला और करोड़ों वर्षों बाद वो टुकड़ा वहीं पे स्थिर रहा, ठंडा होते 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 ये पृथ्वी बन गई। पृथ्वी कहाँ से बनी है? पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, ये सभी किससे बने हैं? ये सभी सूर्य में होने वाले विस्फोट के परिणाम स्वरूप टुकड़े जो बाहर निकले थे वही तो ग्रह हैं, ठंडे होते गए और ग्रह बन गए। समझ आया? तो सूर्य के अंदर होने वाले विस्फोट से लगातार छोटे छोटे, कभी बड़े कभी छोटे कण उसमें से बाहर फेंके जाते हैं, निकलते रहते हैं। ये जो कण बाहर निकलते हैं, ये विस्फोट से जो कण बाहर निकले हैं, इन कणों में इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है
कि इन कणों का जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये इसको छोड़ देता है। ठीक है, ज्यादा ऊर्जा होगी तो इलेक्ट्रॉन का हो जाता है, परमाणु से छूट बाहर निकल जाता है। तो फिर से देखो, ये पृथ्वी है, ये एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है, इसलिए इसके n ध्रुव पर ज्यादा प्रबल क्षेत्र होगा, s के प्रबल क्षेत्र होगा। यहाँ पे सूर्य है, उसके क्रोध में विस्फोट होते रहते हैं, विस्फोट होने से कई कण बाहर निकलते रहते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन नहीं होता मतलब वो कैसे कण होते हैं? तो वो आवेशित कण होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन निकाल देता है उस पर कौन चार्ज होता है? उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इन कणों के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। कहाँ गया इनका इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन अत्यधिक ऊर्जा होने के कारण कण को छोड़ के बाहर निकल गया। तो ये जो कण सूर्य से निकल रहे हैं, ये सभी कैसे कण हैं? पॉजिटिवली चार्ज। तो ये सभी आवेशित कण हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र है। बात समझ में आई? जब भी कोई आवेशित कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, अभी अभी हमने क्या कहा कि जब भी कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वो हेलिक्स मोशन करता है। तो ये आवेशित कण इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो ये इस बल रेखा के परितः ऐसे हेलिक्स मोशन करने लगेगा। कोई और कण आएगा, उसको ये बल रेखा मिलेगी, वो यहाँ पे हेलिक्स मोशन करेगा। कोई और कण आएगा, उसको ये बल रेखा मिलेगी, वो यहाँ पे हेलिक्स मोशन करेगा। तो ऐसे सभी अपनी अपनी हेलिक्स मोशन करने लगते हैं। तो ये कण घूमते 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 इतने ज्यादा गर्म हो जाते हैं, क्योंकि जब भी कोई गति लगातार होती ही रहेगी तो वो कण गर्म हो जाएगा, स्पीड नहीं बढ़ेगी उसकी, क्योंकि चुंबक स्पीड नहीं बढ़ाता। लेकिन जब कोई काम होता ही रहेगा, पंखा चलता ही रहेगा उसी स्पीड से, तो क्या वो गर्म नहीं होगा? गर्म होगा। तो ये जो कण यहाँ से आते हैं, ये इतने ज्यादा बार घूम चुके होते हैं कि वो गर्म हो जाते हैं। और जब भी लोहा या कोई चीज हम गर्म करते हैं तो प्रकाश का उत्सर्जन करता है। तो ये कण भी जब गर्म हो जाते हैं तो प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, वही प्रकाश हमें ज्योति के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, कई अलग अलग तत्व होते हैं जो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए हमें उत्तर और